चलिए शुरू करते हैं हमारी प्यारी सी ब्राइड मीनाक्षी का एंगेजमेंट मेकअप, जिनकी स्किन टिपिकल इंडियन वार्म टोन वाली स्किन है, ओपन पोर्स और एक्ने से भरी हुई है। काफ़ी इन्होंने होम केयर करा है उसके बाद भी, लेकिन थोड़ा सा अभी रिज़ल्ट में कमी है। अब हम मेकअप से ये सब चीज़ों को हाइड करेंगे। और अभी मैं क्लिनजिंग कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने बायोटिक का क्लिनजिंग मिल्क लिया है। अच्छे से फेस को क्लीन करके और बहुत ही हल्के हाथों से उसको वाइप कर रही हूँ, बिकॉज एक्टिव एक्ने है तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद मैंने टोनर लिया है, वो भी बायोटिक का है। एंड डैप डैप करके टोनर से स्किन को डैबिंग मोशन में हम टोनर लगाएंगे। एक बार के टोनर यूज़ करने से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। रेगुलर स्किन केयर में अगर आप टोनर यूज़ करते हो तो आपके पोर्स क्लोज होते हैं, बट हाँ पोर्स थोड़े मिनिमाइज़ हो जाते हैं। क्योंकि इनकी ऑयली स्किन है, ऑलरेडी स्किन में बहुत ऑयल भरा हुआ है, तो हम ऊपर से बहुत ज़्यादा ऑयल बेस्ड या क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे। इसके लिए मैंने हाइड्रेशन के लिए वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र पॉन्ड्स का लगाया, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है। अब हमने आई मेकअप स्टार्ट कर दिया है। मैं हमेशा मेकअप से पहले इतना स्किन प्रिपरेशन कर लेती हूँ, क्योंकि आई मेकअप के दौरान वो फेस पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उतना करके आप फिर आई मेकअप अपना स्टार्ट कर सकते हो। बेस मैंने बना लिया है एक थिक कंसीलर लगा के, उसको मैंने ब्लेंड किया अच्छे से। अब मैं उस कंसीलर को जो ब्लेंडिंग के बाद में वो थोड़ा ड्राई होने के बाद ही हमेशा आपको लूज़ पाउडर लगाना चाहिए। आप गीले पे ही लगा दोगे तो पाउडर का पैच पड़ जाएगा और आई मेकअप स्मूथ नहीं आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आई मेकअप, जिसके लिए जैकलिन हिल की मैंने ये पैलेट ली हुई है, जिसमें मैं अभी उनका सॉकेट एरिया क्रिएट कर रही हूँ। और आप मेरे ब्रश की होल्डिंग देखिए, क्योंकि मुझे कलर को अप्लाई करना है, डिपॉजिट करना है, तो मैंने पास से पकड़ा हुआ है। और मैं आज कुछ ब्राउनिश में ही करूँगी। बहुत सिंपल सा ये साड़ी पहन रहे हैं और इन्हें सटल ही लुक चाहिए, तो मैंने एक सॉकेट एरिया क्रिएट कर लिया इनकी आईज़ पे ब्राउन कलर का। और उसको करने के बाद में फिर मैं लाइट कलर लेके उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ। थोड़ा सा दूर से वीडियो शूट हुआ है तो आपको नहीं क्लियर दिख रहा होगा, बट मैं बता रही हूँ आपको। ये ब्राउन कलर का जो मैंने सॉकेट बनाया है, मैं उसको अब दूसरे ब्रश से सिर्फ उसी कलर को, कोई मैंने अलग से कलर नहीं लिया, अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग आपकी बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि कलर की लाइन, हार्श लाइंस ना दिखें शैडो में। और अच्छे से रिज़ल्ट के लिए फिर आगे आप तैयार रहिए। अब ये देखिए आई मेकअप मैंने कर लिया है। मैं आई मेकअप का ना अलग से फुल ट्यूटोरियल बनाऊंगी। मैंने स्मोकी आइज़ किया है ब्राउन ऑरेंज को लेके, और जिसमें मैंने हल्का सा शिमर भी यूज़ किया है। अब फिर आई मेकअप का जो इतना हिस्सा करने के बाद में मैं लैशेज़ पहले से नहीं लगाती हूँ इवन, क्योंकि ब्राइड को ना फिर प्रॉब्लम होने लगती है, आर्टिफिशियल लैशेज़ पूरे मेकअप में लगी रहती है। मैं लैशेज़ हमेशा लास्ट में लगाती हूँ। आई मेकअप, अपर आईलिड का आई मेकअप करने के बाद में मैंने एक वेट वाइप से, बेबी वाइप से अच्छे से अंडर आइज़ को क्लीन किया हुआ है। मैंने क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग पहले ही कर ली थी, इसलिए अब मैं प्राइमर लगा रही हूँ। ये मेकअप स्टूडियो ब्रांड का प्राइमर है, वाटर बेस्ड प्राइमर है। वैसे तो ऑल स्किन टाइप प्राइमर है, बहुत ही अच्छा प्राइमर है। इसको आप अच्छे से लगा सकते हो पूरे फेस पे। इसको मैंने अच्छे से लगाया। मैम की एक्ने बहुत हो रखे थे, मैंने ध्यान से देखा तो ओपन पोर्स इतने नहीं थे, तो अगर बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स होते हैं तो आपको प्राइमर को ज़रूर लगाना चाहिए। और ये वाला प्राइमर भी देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ अच्छे से स्किन में। इसको लगाने के बाद में प्राइमर बहुत ही ज़रूरी होता है, वो आपके मेकअप और स्किन के बीच में बैरियर का काम करता है। कुछ भी हार्श नहीं होता, मेकअप आपके पोर्स में या स्किन में बहुत अच्छे से स्टक नहीं होता है, और बैरियर जो है आपका बना रहता है। अब मैं डार्क सर्कल्स एंड इनके जो मंकी माउथ वाला एरिया है, पिगमेंटेशंस को कवर करने के लिए नायका की बहुत ही अफोर्डेबल रेंज की करेक्टर पैलेट है। आप मैक का ड्यूप समझ लो, तो मेरी तो फेवरेट है ये। और इसका क्रीमी टेक्सचर बहुत ही अच्छा है। हैंड से मैं ब्लेंडिंग प्रेफर करती हूँ करेक्टर की। अंडर आइज़ का एरिया जो होता है, छोटा एरिया होता है, और अगर आप अपनी फिंगर से लगाते हो तो वो लगाते लगाते ही आप अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो, तो ओवर ब्लेंडिंग नहीं होती है, आपको अलग से ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने बहुत टिपिकल डार्क ऑरेंज नहीं लगाया है, ब्राउन और इनके जो कलर का पिगमेंटेशन है उससे एक दो शेड डार्क ऑरेंज के साथ हल्का हल्का मिक्स करके मैं डैप डैप करके ही लगा रही हूँ। आप ध्यान से देख सकते हो मैं कैसे उसको लगा रही हूँ। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स थी मैंने उस पर लगाया। और जो इनका एक्ने वाला प्रॉब्लम है, जो हल्के फुल्के स्कार्स हैं फेस पे, मैं कोई ग्रीन करेक्टर वगैरह नहीं लगा रही हूँ। मैं इजीली इसी से हाइड करके आपको दिखाऊंगी। जब बहुत कुछ वो ग्रीन करेक्टर है ना, ऑल सब जो होते हैं थोड़ा फॉरेनर्स की जो स्किन होती है, जो रेड होती है, जिनमें बहुत ज़्यादा रेड रेड फ्रेकल्स होते हैं, उसमें लगाए जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी जो आप करेक्टर अप्लाई कर रहे होते हो उसकी ओवर ब्लेंडिंग ना हो, नहीं तो उसका पर्पस ही ख़त्म हो जाता है। अगर आपने ओवर ब्लेंड कर दिया
तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। देखिए फोरहेड पे भी इनके हल्का सा टैनिंग है, तो फिर मैंने बहुत लाइट सा लेके उसको स्प्रेड करके बहुत लाइट सा पूरे फेस पे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स थी हल्का हल्का अच्छे से करेक्टर को ब्लेंड करते हुए लगा दिया है। अब हम इसके बाद करेक्टर को न्यूट्रलाइज़ करेंगे। न्यूट्रलाइज़ करने का मतलब होता है कि आप जो अपने करेक्टर का ऑरेंज या डार्क ब्राउन या डार्क कलर का कास्ट है उसको आपके स्किन टोन से मैच करना। अगर हम वो नहीं करेंगे तो फिर आपका जो फाउंडेशन जब आप लगाते हो फेस पे तो नीचे से वो ऑरेंज कलर झलक के आता है। ये देखिए करेक्टर अच्छे से अप्लाई हो चुका है। अब मैं इसको न्यूट्रलाइज़ करने से पहले इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लिया है। वैसे तो मैंने फिंगर से ही हल्का सा ब्लेंडिंग करते हुए ही उसको अप्लाई किया है कि ज़्यादा कोई इशू ना आए। अब डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत ही हल्के हाथ से वो सारा जो करेक्टर लगाया था उसको बहुत लाइट सा ब्लेंड करना ज़रूरी है। उसको ब्लेंड कर देंगे तो फिर कास्टिंग ज़्यादा नहीं रहेगी और फाउंडेशन से कवर करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ आई एम न्यूट्रलाइजिंग, जो मैं बात कर रही थी कि करेक्टर को न्यूट्रलाइज़ करना ज़रूरी होता है। इसके लिए मैंने एक मेकअप स्टूडियो का इनकी स्किन टोन से मैच करता हुआ कैरेबियन शेड लिया है और उसको जहाँ जहाँ मैंने करेक्टर को लगाया है ब्रश से मैं उस एरिया को न्यूट्रलाइज़ कर रही हूँ। न्यूट्रलाइज़ करना इसलिए ज़रूरी होता है, जो मैंने अभी जैसे बताया कि अगर नहीं करेंगे तो फिर जब आप फाउंडेशन लगाओगे तो ऑरेंज कलर का जो इम्पैक्ट है वो आपका निकल के आएगा और आपका फेस जो है, हमारी जो ब्राइड का फेस है मेकअप के बाद में, वो ऑरेंज दिखने लग जाएगा। अब ध्यान से देखो, जहाँ जहाँ मैंने ऑरेंज करेक्टर लगाया था, या जो ऑरेंज तो नहीं था एग्जैक्टली, उसको मैंने ब्राउन के साथ मिक्स करके थोड़ा सा ब्राउनिश बनाया था, वहाँ मैंने अच्छे से न्यूट्रलाइजिंग कर दी है। अब ये आप क्लोज़र व्यू देख लो आप, मैं कैसे न्यूट्रलाइज़ कर रही हूँ। और हाँ, लेयरिंग बहुत ज़्यादा ना हो तो आइज़ के नीचे तक एकदम मैं ब्रश को नहीं ले जा रही हूँ, वहाँ पे उसको हम कंसीलर से हाइड करेंगे। इवन मैं फाउंडेशन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, जो ब्रश में बचा हुआ है या ब्लेंडर में बचा हुआ रहता है उसको वहाँ तक ले जाते हैं। वो देखिए, मैं वो एरिया छोड़ के ही न्यूट्रलाइजिंग कर रही हूँ। अच्छे से मैंने इनका पूरा ऑरेंज कास्ट को कट कर दिया है। अब इसको भी ब्लेंड करना ज़रूरी है, नहीं तो पैची दिखेगा। और डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर ही लेके मैंने अच्छे से उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। और न्यूट्रलाइजिंग आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके ऊपर मैं अलग से एक छोटा सा वीडियो बना दूँगी प्रॉपर। मेन न्यूट्रलाइज करने का मतलब ही होता है कि आप किसी चीज़ का जो बहुत ही हार्श कलर इम्पैक्ट है उसको कट कर रहे हो और आप स्किन टोन से मैच कर रहे हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, अब इनका नेक और पूरा एक फेस और स्किन का कलर एक टोन में आ गया है। बट फाउंडेशन लगाना ज़रूरी है और इतनी लेयरिंग ना करनी पड़े, फाउंडेशन कम लगाना पड़े, इसलिए न्यूट्रलाइजिंग करना ज़रूरी होता है। आप मेरा फाउंडेशन एप्लीकेशन देखो, मैंने एस्टल ऑर्डर के 2 शेड लिए हैं, डार्क एंड लाइट, इनका स्किन टोन बनाने के लिए। उसको अच्छे से मिक्सिंग प्लेट पे मिक्स करके मैं बहुत ही कम उतना ही मैंने लिया। आपके सामने प्लेट पे दिख रहा है मैंने कितना लिया, क्योंकि नीचे मैंने अच्छे से काम किया हुआ है तो मुझे बहुत फाउंडेशन की लेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डॉट लगाया और एप्लीकेशन का तरीका आप देखो, पहले मैं इनके हाफ फेस पे लगा रही हूँ। मैंने फेस पे फिंगर से लगाया है, वैसे तो मैं ब्रशेस से लगाती हूँ, बट इनके फेस पे थोड़े एक्ने थे जो इनको थोड़ा सा हर्ट कर सकते थे, इसलिए मैंने फिंगर्स का यूज़ किया है, हैंड्स का यूज़ किया है। और लगा के बहुत ही लाइट हैंड से मैं पहले हाफ़ फेस पे अप्लाई करके मैंने हाफ़ फेस पे उसको ब्लेंडिंग कर ली है। क्योंकि लिक्विड फाउंडेशंस की ये क्वालिटी होती है कि वो बहुत जल्दी ड्राई होते हैं, तो ड्राइनेस बहुत जल्दी ना है एप्लीकेशन के बाद में, इसलिए आप पोर्शंस में लगाइए। छोटे छोटे पोर्शंस में लगाने के बाद उनको आप ब्लेंड भी करते जाइए। आप देखो मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ, और हाफ फेस पे भी अप्लाई करने। इवन अगर आप बिगनर हो तो फिर पूरे फेस पे भी नहीं, आप क्वार्टर्स में भी कर सकते हो। जैसे कि एक आइज़ के नीचे का पोर्शन लगाया, उसको ब्लेंड किया, फिर फोरहेड पे लगाया, उसको ब्लेंड किया, फिर आप इधर वाले फेस पे सेकेंड साइड में लगा के ऐसे ही 4 पोर्शंस में भी अपने फेस को डिवाइड करके ब्लेंड कर सकते हो। मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं हाफ फेस पे करके अच्छे से एप्लीकेशन करके ब्लेंड कर लेती हूँ कि पैचिंग ना रहे और ड्राइनेस ना आए और फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ब्लेंडिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर योर फ्लॉलेस मेकअप। अगर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं करोगे तो फिर पैची दिखता रह जाएगा पूरे फेस पे। अब हम इकट्ठा एक सार करने के लिए उसको पूरे फेस पे ब्लेंड कर रहे हैं, क्योंकि मैंने हाफ पोर्शन में लगाया था, जो ब्लेंडर में बचा रह गया उसको इक्वल किया। एंड नेक को कभी नहीं भूलना चाहिए, मैं साथ ही साथ नेक भी कवर करते जा रही हूँ। आप देखो, अब मैंने नेक पे भी उसको मैंने एस्टल ऑर्डर का इतना महंगा फाउंडेशन मैंने नेक पे नहीं लगाया है, वो तो जो ब्लेंडर में बचा हुआ था उसके मैंने मेकअप स्टूडियो का इनके फेस से मैच करता हुआ ही टोन जो है उसको नेक पे लगा के उसको ब्लेंड कर दिया है।
अब मैं लिक्विड वो क्रीम कॉन्ट्यूरिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि रियल ब्राइड हैं, इनको बहुत हार्श कॉन्ट्यूर नहीं चाहिए, इनका डे फंक्शन है। लेकिन हाइलाइटिंग करना ज़रूरी है आपके फेस के फीचर्स को उठाने के लिए, थोड़ा सा अपलिफ्ट फेस लगे। तो टार्ट का नेचुरल मीडियम कलर मैंने लिया हुआ है और आप देखो मैं कैसे बहुत ही ज़रा सा लगा रही हूँ इनका फेस को, थोड़ा इनका जो टोन है वो अप करने के लिए, क्योंकि ब्राइड की थोड़ी सी डिमांड थी कि मुझे थोड़ा सा अपने फेस से, अपने टोन से थोड़ा सा गोरा दिखना है। लेकिन अब कोई ऑक्सीडाइज़ नहीं होगा मेरा मेकअप, क्योंकि इसीलिए मैंने अच्छे से न्यूट्रलाइजिंग एंड करेक्टर एप्लीकेशन किया है कि अगर मैं इनको गोरा बनाऊंगी भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हाइलाइटिंग एरियाज़ को मैंने मैक का प्रेप एंड प्राइम लगा के उसको ब्लेंड कर दिया है कि जो भी ड्राइनेस आई होगी अभी तक के स्टेप्स में। वैसे तो ऑयली स्किन है तो ड्राइनेस की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। प्रेप एंड प्राइम इसलिए भी लगाते हैं कि ड्यूनेस थोड़ी मेंटेन रहे और हाइड्रेशन फेस का मेंटेन रहे। अब हम जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अंडर आइज़ की लॉकिंग करना। देखिए आप, मैंने ब्राइड को कैसे ऊपर देखने को बोला है और मैं लूज़ पाउडर लेके अच्छे से इनके अंडर आई एरिया पे पहले डिपॉजिट कर रही हूँ। उसको करते करते ही मैं प्रेशर देके उसको ब्लेंड भी कर रही हूँ। और क्लाइंट को इस टाइम आपको पहले गाइड कर देना है कि आप ऊपर देखते रहिए, अदरवाइज़ ये जो एरिया होता है अंडर आइज़ के नीचे वाला वो बहुत ही क्रीज़ वहाँ पे पड़ने के बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए अच्छे से उनको ऊपर दिखाते हुए ही आपको पाउडर लगा के अंडर आई एरिया को पहले लॉक करना है। और लॉक करने से पहले आपने अगर देखा होगा तो मैंने फिर से, वैसे तो मैंने ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करी थी, लेकिन मैंने ब्लेंड किया है उसके बाद मैंने दोनों आइज़ के नीचे लॉक किया है। अब मैं लूज़ पाउडर लेके और उसको डायरेक्ट फेस पे नहीं लगा रही हूँ, पहले उसे पाउडर पफ को रब कर ले रही हूँ हाथ पे, जो एक्स्ट्रा पाउडर है हटा के, देन पूरे फेस पे अच्छे से प्रेस करते हुए मैंने उनके फेस को लॉक कर दिया है पाउडर से। बिकॉज समर्स का टाइम है, ऑयली स्किन है तो स्वेट निकलेगा ही निकलेगा, तो प्रॉब्लम ना आए, मेकअप पैची ना हो, लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अब हम जो है पाउडर ब्रश से उसको एक्स्ट्रा पाउडर को डस्ट ऑफ कर रहे हैं, वो जैसे कि एक स्मूथ एप्लीकेशन दिखाई दे, अलग से केकी ना लगे। वैसे तो केकी नहीं लग रहा है क्योंकि टेक्निक्स होती हैं, आप एप्लीकेशन देख रहे हो और हमें टाइम का भी ध्यान देना होता है क्योंकि ब्राइड हैं, उनको अपने फंक्शन पे टाइम पे पहुंचना है, तो हम बहुत आराम से भी नहीं कर सकते हैं, हमें प्रॉपर टाइम में अपना काम ख़त्म करना है। अब कॉन्ट्यूर की बारी आई, पाउडर कॉन्ट्यूर में करूँगी, इनके फेस को स्कल्प्ट करना ज़रूरी है, फीचर्स बहुत अच्छे हैं जिसको हमें हाईलाइट करना है। तो मैंने कॉन्ट्यूर पैलेट ली है उसकी कफ्स एंड लैशेज़ की, एंड जॉ लाइन निकाली, फोरहेड पे हल्का सा किया, चिन पे किया, आपने देखा ही होगा। अब मैं नोज़ को कॉन्ट्यूर कर रही हूँ, जो कि जिसके लिए मैंने ब्रश चेंज कर दिया है क्योंकि छोटा एरिया है, तो हमें छोटा फ्लफ़ी ब्रश लेके मैं नोज़ को प्रॉपर कॉन्ट्यूर कर रही हूँ। मुझे नोज़ कॉन्ट्यूर्ड ही अच्छी लगती है बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आपके फेस का और उसको शार्प दिखना ही चाहिए। नाउ इट्स अ टाइम ऑफ ब्लश, जिसके लिए मैंने शुगर का एक छोटा सा मिनी ब्लश पैलेट आता है, बहुत महंगा नहीं होता, बहुत अच्छा है, इसका कोरल शेड यूज़ किया है ब्लश के लिए। उसके लिए मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ। मैंने क्लाइंट को थोड़ा सा स्माइल करने के लिए बोला है, इनको बहुत गुलाबी गाल नहीं पसंद थे, इन्होंने कहा था कि डे मेकअप है तो मुझे बहुत पिंकिश नहीं चाहिए, तो मैंने बहुत ही मिनिमल नेचुरल ब्लश ही किया है। एंड अब हम अंडर आइज़ के नीचे थोड़ा सा मिनरलाइजिंग पाउडर, जो मेकअप वो मैक का स्टूडियो फिक्स होता है, ये इसका शेड है 25 नंबर, वो मैं लगा रही हूँ एक कवरेज जो भी रह गई है उसको कवर करने के लिए, यानी कि स्मूथ इफ़ेक्ट देने के लिए। एंड अब जो है हाइलाइटिंग का टाइम आ गया, जो कि हर एक मेकअप आर्टिस्ट का फेवरेट पार्ट होता है, बिकॉज इनके फेस पे कुछ एरिया पे काफ़ी टेक्सचर था, तो मैं वहीं पर लगा रही हूँ जहाँ पे टेक्सचराइजेशन कम है, क्योंकि अगर मैंने टेक्सचर्ड एरिया पे लगा दिया तो वो और पॉपअप होने लगेंगे। और ये जो मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, ये मैक का ओ डार्लिंग गोल्डन हाइलाइटर है, जो कि डस्की टोन्स पे बहुत अच्छा लगता है, तो इनके लिए मैंने वही चूज़ किया है। अब लोअर लैश के आई मेकअप की बारी आई, जो कि मैंने हाफ़ आइज़ ही कंप्लीट किया था, क्लाइंट को प्रॉब्लम ना आए। तो बेस एप्लीकेशन के बाद में मैं लोअर लैश लाइन करती हूँ। जैसे जैसे मैंने अपर लिड पे कलर्स उठाए थे, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन और थोड़ा ऑरेंजिश, इन्हीं 3 कलर्स को यूज़ करके मैंने मेकअप किया था। तो काजल मैंने नहीं डाला है, मैंने शैडो से ही एक स्मजिंग इफ़ेक्ट क्रिएट किया है, एंड आप देख सकते हो कि कैसे मैं उसको अच्छे से स्मज कर रही हूँ इन सारे कलर्स को। नाउ द
आई मेकअप की फिनिशिंग का टाइम आ गया है और अब जो है मैं ब्रो सेट कर रही हूँ, क्योंकि ब्रो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके मेकअप का। विदाउट ब्रो डिफाइनिंग कुछ कंप्लीट सा नहीं लगता है। डिफाइनिंग बहुत ज़रूरी है और नेचुरल जो रियल ब्राइड्स होती हैं उनकी ब्रोज़ में और किसी भी चीज़ में हम बहुत आर्टिफिशियल लुक नहीं दे सकते हैं। सब कुछ हमें नेचुरल रखना होता है, क्योंकि उन्हें जाके फंक्शन अटेंड करना होता है। एकदम से वो मेकअप प्रोन नहीं होते। उन्होंने कई बार तो कुछ लड़कियां होती हैं जो फर्स्ट टाइम प्रोफेशनल मेकअप करा रही होती हैं, तो उनको आदत नहीं होती है आर्टिफिशियल लुक्स की, इसलिए बहुत ही नेचुरल शैडो से ही पहले हमने इस फुली ब्रश से आईब्रो को सेट किया और मिरर में देखते रहना है। बैलेंसिंग देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारी दोनों ब्रोज जो हैं एकदम ठीक लग रही हैं। और मेरी ब्राइड ने भी पास कर दिया कि हाँ चलो ठीक है। उसके बाद जो है उनको बार बार वो कह रहे हैं कि मुझे डार्क नहीं चाहिए, डार्क नहीं चाहिए, तो मैंने डार्क नहीं किया है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि नेचुरल कलर में ही मैं उसको सेट करके उनको दूँ। अब दूसरी ब्रो भी कर ली है, करने जा रही हूँ। आप देख सकते हो मिरर में मैंने चेक कर लिया कि हाँ कोई इशू नहीं है, वो अच्छे से हो गया है। अब हमने लैशेज़ अप्लाई कर दी हैं और लैशेज़ अप्लाई करने के बाद में उसके बैंड को छुपाने के लिए फिर से शैडो डार्क कलर का ब्राउन शैडो लेके लाइनर नहीं लगाया है, बट उस एरिया को मैंने डार्क इफेक्ट एक दे दिया है स्मज करके कि वो जो हमारा लैश का बैंड है वो ना दिखाई दे। नाउ इट्स अ टाइम ऑफ लिपस्टिक। और लिपस्टिक में कभी भी कोई एक सिंगल शेड नहीं लगाती हूँ, हमेशा मैं कॉस्ट्यूम और ड्रेस और फेस टोन के हिसाब से 2 लिपस्टिक 3 लिपस्टिक को मिक्स करके बनाती हूँ। देखिए मैम, सॉरी मैम बोल रही हूँ मैं। देखिए अब जो है एक फ़ाइनल लुक आ गया है, अभी हेयर्स बाकी हैं। और हमारी जो ब्राइड है उन्होंने मेहंदी लगा लगा के अपने बालों का क्या हाल कर रखा है। इट्स नॉट एनी कलर, ये मेहंदी का पैच है, तो हमें ऐसा हेयर स्टाइल कुछ करना पड़ेगा कि इनका जो ये कलर है एकदम से अलग से जो बैंड दिख रहा है वो छिप जाए। तो बालों को स्टाइल करने से पहले ब्लो ड्राई करना ज़रूरी होता है। एक नॉर्मल ब्लो ड्राई करके सारे बालों में थोड़ी थोड़ी क्रिम्पिंग करके देन हेयर प्रिपरेशन कर लिए। अब मैं बालों को टोंग कर रही हूँ। टोंग करके एक हम ऐसा कुछ इनके फेस पे जो सूट करे उस हिसाब से स्टाइल करेंगे कि वो छिप जाए जो बालों में मरून टोन था। नाउ इट्स अ टाइम ऑफ ड्रेपिंग। बहुत सिंपल सा उन्हें रेडी होना था, तो उन्होंने ये बनारसी, बहुत प्यारी सी बनारसी साड़ी चूज़ करी है और ये रहा फाइनल लुक। अब आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। हमारी ब्राइड एंगेजमेंट, अपने एंगेजमेंट क्या, पहले इनका गोद भराई का फंक्शन है। ये गोद भराई करने के बाद में देन वो अपने फंक्शन पे मैंने ऐसा मेकअप किया कि इनके लहंगे पे भी चल जाए। तो ये लहंगा